बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक फ़ाइनेंस के लेक्चर नंबर 31 में आपको वेलकम कहते हैं। और आज के इस लेक्चर में हमने बेसिकली डिमांड और सप्लाई पे बात करनी है। जो डिमांड और सप्लाई की थ्योरीज़ हैं और उसमें टैक्स का रोल है। तो टैक्स किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है, ऑफ कोर्स हमने जितनी अब तक बात की वो पब्लिक फ़ाइनेंस के गवर्नमेंट के जितने रेवेन्यूज़ हैं, गवर्नमेंट जो मशीनरी रन करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे मेंटेन किए जाते हैं, उसमें हम सारा डिस्कशन लेके चल रहे हैं। अब गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ कहाँ से आते हैं? एक तो गवर्नमेंट ने अगर कहीं बिजनेस कर रही है वो होता है डेफिनेटली। उसके बाद जो मेन सोर्स होता है वो टैक्स के फॉर्म में होता है। तो टैक्स का उसूल कैसे अप्लाई किया जाए जिससे गवर्नमेंट के प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो हैं वो कांस्टेंट रहें, यानी कि उनमें उतार चढ़ाव का चांस ना हो कि मार्केट में मंदी चल रही है तो टैक्स को अब डाउन होना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन होगी तो इससे गवर्नमेंट के जितने रेवेन्यूज़ हैं वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएंगे और गवर्नमेंट प्रॉपरली प्लान ही नहीं कर सकेगी कि एक साल में कौन से हेड में कितने बजट हमने इस्टीमेट करने हैं और कितने एलोकेट करने हैं और कितने हमने आवाम के लिए खर्च करना है। ज़ाहिर बात है जब ख़जाना आपका गवर्नमेंट का खाली होगा तो वो क्या प्लान कर सकेगी, क्या खर्चे कर सकेगी, वो इकोनॉमी को मेंटेन नहीं कर सकती। तो इसी के तनाजुर में यानी कि टैक्स का रेवेन्यू कांस्टेंट रहे, इसके तनाजुर में डिमांड और सप्लाई का रोल कैसे रहता है। डिमांड और सप्लाई जब इलास्टिक और इन इलास्टिक होती है तो ये बर्डन कहाँ पे शिफ्ट किया जाता है। ये शिफ्ट बर्डन शिफ्ट होने का अमल है ये क्यों होता है? अल्टीमेटली ताकि हमारे टैक्स रेवेन्यू कांस्टेंट रहें। ये जब आपके माइंड में एक थोड़ी सी कहानी होगी तो हमारा ये जो आज का ट्यूटोरियल है ये आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो डिमांड और सप्लाई की थ्योरी है उसको बाय प्रोफेसर डेल्टन ने जो पेश की थी उसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो फिर जो है साथ में आपको बताता जाऊंगा कि ये पॉइंट अपने माइंड में रखने हैं। द मॉडर्न थ्योरी ऑफ टैक्स इंसिडेंट, टैक्स लाने का ये जो अमल होता है, ये टैक्स लगता है, इसको टैक्स इंसिडेंस कहते हैं, वाज डिवेल्प बाय प्रोफेसर डेल्टन। तो ये आपने याद रखना है कि टैक्स का जो ये टैक्स इंसिडेंस का जो अमल है, थ्योरी है, ये प्रोफेसर डेल्टन ने पेश की थी एंड वाज सपोर्टेड बाय मॉडर्न इकोनॉमिस्ट लाइक सेलिगमैन एंड एडवर्थ। द थ्योरी पोजेसेस ऑल द virtues ऑफ द अर्लियर थ्योरीज, यानी जो इससे पहले जितनी भी थ्योरीज मौजूद थी उनसे ये लिंक करती है। इट स्टेट्स दैट टैक्स शुड बी इम्पोज ऑन सरप्लस, कि जो टैक्स है वो इजाफी तौर पर लगना चाहिए, लेकिन किस तरीके से इजाफी, किस चीज़ पे लगना चाहिए, जो चीज़ों की प्राइसेस हैं। इट आल्सो बिलीव दैट टैक्स इज़ पार्ट ऑफ द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम एक बॉटल बनाते हैं पानी की और उसके अंदर दो चीज़ें होती, एक प्योरीफाइड वाटर, दूसरा बॉटल। अब ये जो पानी आपने प्योरीफाई करना है उसके लिए जो प्लांट वगैरह या उसकी जो चलने की कास्ट, उसकी बिजली की कास्ट, और बॉटल जो है उसके प्लास्टिक का रॉ मटेरियल, उसके बनने का अमल और उसके अंदर फिलिंग की जो सारी काम है, ये सारी की सारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है। यानी कि वो चीज़ बनाने के या पैदा करने के लिए जितनी आपको कास्ट पे करना पड़ रही है, तो उस पर अगर टैक्स भी लगा दिया जाए, हालांकि टैक्स का कोई अमल नहीं है उसके बनाने में, लेकिन वो कहता है कि टैक्स को भी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा होना चाहिए। और जो प्रोडक्ट आपकी बनती है उसकी जब आप प्राइस फिक्स करते हैं, फिक्स करने में आपका टैक्स भी शामिल होना चाहिए, इंक्लूडेड होना चाहिए। तो ये बात अब तक का है। एंड देयरफॉर इट एंटर्स इनटू प्राइस, यानी कि जो आपका टैक्स है वो भी प्राइस में एंटर होना चाहिए। शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन इज दस डन थ्रू प्राइस चेंजेस, यानी कि जो प्राइस चेंज हो रही थी चीज़ों की, टैक्स बर्डन उस हिसाब से शिफ्ट होता है। इफ़ देर इज़ नो प्राइस ट्रांजैक्शन, यानी कि जब प्राइस ट्रांजैक्शन ही नहीं है, यानी कि हम बॉटल पानी की बनाते हैं और सदका कर देते हैं, खैरात कर देते हैं लोगों को जो प्यासे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, जिनको प्यास लगी है वो उठा लें। अगर प्राइस का मामला ही नहीं है, यानी कि उनको प्राइस पे ही ना करनी पड़े, तो बात ही ख़त्म, फिर तो टैक्स हो ही नहीं सकता। शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन इज़ इम्पॉसिबल, यानी कि फिर आप टैक्स का अमल ही नहीं ला सकते जब तक आपकी प्राइस की ट्रांजैक्शन नहीं होती। यानी कि मेन चीज़ जो है, टैक्स अगर कलेक्ट करना है तो देखना पड़ेगा कि कहाँ पे चीज़ बाय और सेल हो रही है। सो
शिफ्टिंग इज़ कॉमन इन कमोडिटी टैक्सेशन, कि टैक्सेशन का मामला समझने में या मैनेज करने में शिफ्टिंग का जो अमल है ये बहुत ज़रूरी है। कि आपने जब प्राइस ली, प्राइस फिक्स की, उसको बेचा, सेलर ने आपको प्राइस पे की और वो टैक्स पे करेगा, तो डेफिनेटली ये अमल एक उसमें आ जाएगा और इस तरीके से चलता जाएगा। इन शॉर्ट, शिफ्टिंग एंड इंसिडेंस डिपेंड ऑन प्राइसिंग, यानी कि जो शिफ्टिंग का अमल है, शिफ्टिंग एंड इंसिडेंस डिपेंड ऑन प्राइसिंग, तो जो आपकी प्राइस है कि टैक्स लगा किस पे, उसने शिफ्ट किया और नेक्स्ट उस पर आगे शिफ्ट कर दिया। यानी कि एक जो दुकानदार है वो चीज़ें बाय करता है तो उसने टैक्स पे कर दिया, ये इंसिडेंस हो गया। अब जो उसने शिफ्ट करना है इस इंसिडेंस को, तो जो बायर है वो चीज़ें जिस पे उसने टैक्स पे किया है, जो ख़रीदार आएगा वो उस पर शिफ्ट कर देगा। तो ये है दुकानदार का टैक्स पे करना इंसिडेंस, और उसको वो जो बर्डन उसने टैक्स पे किया आगे बायर को शिफ्ट करेगा, तो ये शिफ्टिंग का अमल है। तो इंसिडेंस एंड शिफ्टिंग इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। प्राइसिंग इन टर्न डिपेंड ऑन द इंटरएक्शन ऑफ द मार्केट फोर्सेज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। एक मार्केट में जाते हैं तो कुछ लोग सेल करने वाले होते हैं, यानी कि जो चीज़ें लेके आते हैं उनको क्या कहते हैं, सप्लायर, या वो जो चीज़ लेके आते हैं वो होती है सप्लाई। और जो ख़रीदार होते हैं वो जो चीज़ ख़रीदने आते हैं उनको कहते हैं बायर या फिर डिमांड वाले। द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग the demand and supply are therefore having paramount importance in understanding the nature of tax shifting। तो ये कहा जा सकता है द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिमांड एंड सप्लाई, के जो वो फैक्टर्स हैं सप्लाई और डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, कोई बढ़ाते हैं या कम करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं किस मामले में, टैक्स शिफ्टिंग में। एंड एज वेल एज टू डिटरमिन द इंसिडेंस ऑफ टैक्स, और टैक्स के अमल को समझना भी ज़रूरी है, और उस इंसिडेंस को कि किस पे लगना चाहिए वो टैक्स, ये भी ज़रूरी हो जाता है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच इफेक्ट डिमांड एंड सप्लाई आर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इस पूरे टॉपिक में अंडरस्टैंडिंग हमारी होगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये छोटी सी एक जो टर्म है, इसको जब आप थोड़ा सा एक डीपली अंडरस्टैंड कर सकेंगे तो आप इस पूरे टॉपिक को समझ जाएंगे। मैं वो ईज़िली आपको कन्वे कर दूंगा आगे इस पे। तो अभी तक आपने कंफ्यूज नहीं है ना इस पे कि ये मामला क्या है। द लॉज ऑफ रिटर्न एंड मार्केट स्ट्रक्चर, यानी कि रिटर्न कैसे आ रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली, ये सारे के सारे वो बेसिस हैं जिस पे डिमांड और सप्लाई का दारोमदार होता है। अच्छा, इसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी का मतलब होता है लचक, और डिमांड यानी कि तलब करने वाले बायर के एंड पे होता है, और सप्लाई यानी कि जो सेलर्स होते हैं उनके एंड पे होता है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि एक बंदा बंद गली में होता है, दूसरा खुली गली में होता है। जो ओपन एंडेड होता है वो यानी कि इलास्टिक है, और जो अन इलास्टिक है वो बंद है, यानी कि उसमें कोई लचक नहीं। और एक के पास जो है वो खुलाव ज़्यादा है, यानी कि अगर मार्केट में एक चीज़ आती है तो ये इतनी ही चीज़ आएगी, तो ये सप्लाई कह सकते हैं। अब जो बायर है उसके पास डिमांड, वो ये चीज़ भी खरीद सकता है, ये भी कहीं पे भी वो खरीद सकता है, तो इट्स मीन कि उसके पास इलास्टिसिटी है। अगर फ़र्ज़ किया ये सप्लायर हो जाए, दूसरा जो राउंड वाली शक्ल है हमारे पास, कि सप्लायर इतनी चीज़ें ला सकता है, उसके पास मर्जी है वो कौन सी लेके आए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ये हिस्सा लेके आए और बायर इसको ही खरीद सके, तो ये क्या होता है कि ये भी इन इलास्टिक हो जाता है, ये भी इन इलास्टिक हो जाता है। यानी कि जिसके पास ऑप्शन ज़्यादा हो जाते हैं वो इलास्टिक हो जाता है, उसके पास लचक आ जाती है, वो ऑप्शन ए पे जाए, बी पे जाए, सी पे जाए। जो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन जिसके पास रहेगा वो ऑप्शन, तो वो इन इलास्टिक होता है। जैसा कि गवर्नमेंट बिजली पैदा करती है, तो कंज्यूमर जो भी हैं, हम इंडस्ट्री हो या घरेलू सार्फिन हो, तो सिर्फ उन्होंने वो ही बिजली ख़रीदनी है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो बिजली इस्तेमाल करने वाले यानी कि डिमांड करने वाले वो इन इलास्टिक हैं, वो बिजली लेंगे ही लेंगे, भले उनको जिस भी कीमत पे दें, जिन भी शराइत पे दें, तो वो उनकी मजबूरी है, वो लेंगे। यानी कि यहाँ पे सेलर जो है उसको छोड़ें, उसके पास इलास्टिसिटी है या नहीं है, बायर के पास इलास्टिसिटी नहीं बनती यहाँ पे। इसको ज़रा रीड करते हैं तो आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डेल्टन, इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज़ डिवाइडेड बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, कि जो टैक्स का बर्डन है वो बायर और सेलर में
किस रेशो पे? इन द रेशो ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हम देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, तो उस हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेट्स सी कैसे। दिस दैट इज ई एस जहाँ पे लिखा होगा इट्स मीन कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ई डी का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वेयर ई एस इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे सिर्फ एब्रीविएशन बताएगी और कोई बात नहीं। द इम्पॉर्टेंट proposition of the modern theory of incidence may be determined, may be summarized as। तो हमने सिर्फ इस पेज को समझना है, हम ये समझ गए तो समझ गए कि सारा का सारा हम आसानी से समझ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कि जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ टैक्स है उसमें ये प्रपोज किया गया है कि हमने उसकी समरी है, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इन्फिनिट, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरफ से होती है, यानी कि जो ख़रीदार हैं वो डिमांड करने वाले हैं, तो डिमांड में लचक हो, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि डिमांड करने वाले लोग 100 यूनिट खरीदेंगे या 1000 यूनिट खरीदेंगे या 1 लाख खरीदेंगे, तो ये हम कहेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इन्फिनिट, यानी कि उनके पास ऑप्शन होने की वजह से वो 100 डिमांड करें, 1000 करें, 10,000 करें, 1 लाख करें, उनके पास ऑप्शन है। लेकिन जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है उसमें ज़ीरो है, यानी कि जो सप्लाई करने वाले हैं वो 100 यूनिट या 5000 यूनिट लेके आएंगे ही ना, वो 5000 से कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं। इट्स मीन बंद गली में कौन है या कंट्रोल में किसके है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है, यानी कि वो तो बंद गली में है, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो सिर्फ जितने वो यूनिट ला सकते हैं उतने वो मार्केट के अंदर लेके आएंगे। जब ये सिचुएशन होगी, द होल जो बंद गली में होगा उसको काबू करो, यानी कि उसके ऊपर इम्पोज करो, ये गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी होगी। द होल इंसिडेंट इन इज ऑन सेलर, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई चूंकि ज़ीरो है, यानी कि सेलर के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, लिहाजा जो टैक्स का बर्डन है वो सेलर की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो तो मजबूर है, वो जितना यूनिट लेके आएगा डेफिनेटली वो टैक्स भी पे करेगा। अब यहाँ पे अगली सिचुएशन नंबर 2 पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन्फिनिट है, यानी कि जो सप्लायर हैं लेके आने वाले हैं उनके पास वो दिल करे उनका 100 यूनिट लेके आएँ, 500, 5000, 10,000, 1 लाख व्हाट्सएवर, उनके पास ये लचक है। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, जो डिमांड करने वाले हैं उनके पास लचक कोई नहीं है। जब लचक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करने वालों पे नहीं है, यानी कि वो बंद गली में है, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो होल इंसिडेंस इज शिफ्टेड ऑन बायर। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसकी तरफ से? बायर की तरफ से। तो ये शिफ्ट किसकी तरफ हो जाएगा बर्डन टैक्स का? बायर की तरफ। सो हम ये कह सकते हैं कि जो बंद गली में होगा या जो कंट्रोल्ड है, ये यानी कि जिसके जो कि बिल्कुल जिसके पास और ऑप्शन कोई नहीं है, तो उससे टैक्स लिया जाएगा। अब सिचुएशन नंबर 3 देख लेते हैं। व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल, तो फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। द बर्डन इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द बायर एंड सेलर। अब सिचुएशन नंबर 4 है, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई करने वालों के पास ऑप्शन ज़्यादा हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है बायर जो है उनके पास ऑप्शन कम है। जिनके पास कम है ऑप्शन उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा दें। मोर इंसिडेंस इज़ ऑन बायर, यानी कि जो डिमांड करने वाले हैं जो बंद गली में है या जो जिनके पास और ऑप्शन नहीं है, ज़्यादा हिस्सा उसकी तरफ शिफ्ट कर दें, कम हिस्सा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वालों की तरफ कर दें। पांचवा ऑप्शन हो सकता है कि व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि खरीदारों के पास ज़्यादा ऑप्शन है, जो सेलर है उनके पास ऑप्शन कम है, तो जिसके पास कम ऑप्शन है उस पर ज़्यादा टैक्स लगा दो। मोर इंसिडेंस इज ऑन सेलर। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है इसको समझने के लिए आप फिगर 1 और 2 को देख सकते हैं, और ऑप्शन नंबर 2 जो है उसको देखने के लिए आप फिगर 3 एंड 4 को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और फिगर 5 जो है वो आपकी सिचुएशन नंबर 3 को अंडरस्टैंड करेगी, और जो फिगर नंबर 6 है सिचुएशन 4 को, और फिगर नंबर 7 जो है सिचुएशन 5 को एलाबोरेट करेगी। तो आप इस हिसाब से आगे चल के जो आएंगी हमारे पास वो भी आप समझ सकते हैं। तो जो मैंने अब तक आपको समझाया, मैं इसमें आपको कंफ्यूज दोबारा नहीं करूँगा, सिर्फ आपने ये देखना है कि बंद गली में कौन है, कौन सा बंदा है जिसके पास ऑप्शन नहीं है, जिसके पास नहीं है उसको टैक्स लगा दो। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड टाइप क्या है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी कि डिमांड करने वालों के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। तो डिमांड करने वाले कौन होते हैं? वो होते हैं बायर्स। तो बायर्स की तरफ ज़ीरो शिफ्ट, सारा सेलर की तरफ कर दो। अब दूसरी सिचुएशन जो यहाँ पे है, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, यानी कि जो सप्लाई है उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नहीं है तो बंद गली में कौन हुआ? सप्लाई करने वाला। तो सारा का सारा बर्डन जो है वो शिफ्ट किस पे करेंगे?
सेलर के ऊपर, क्योंकि वो बंद गली में है, तो दूसरे पे नहीं है। अब परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड जो है उस पर जो ख़रीदार हैं उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो सारा का सारा बर्डन इंटायर शिफ्ट कर दो ख़रीदारों पे, बायर्स पे, और ज़ीरो कर दो सेलर पे। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, यानी कि सप्लाई इलास्टिक है तो इन इलास्टिक हो जाएगी जो डिमांड है, तो लिहाजा सारी की सारी जो इन इलास्टिक डिमांड है, यानी कि बायर ख़रीदारों के पास और कोई ऑप्शन नहीं, सारा बर्डन इन पे शिफ्ट कर दो, दूसरों पे ज़ीरो कर दो। अब जब बराबर हैं दोनों की इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और डिमांड, तो इक्वल इक्वल कर दो। जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर है डिमांड से, तो फिर ज़्यादा जो हिस्सा है जो तंग है, यानी कि डिमांड बायर करने वाले बायर जो हैं, ख़रीदार जो हैं, उनके पास ऑप्शन कम है, वो बंद गली में है, लिहाजा उन पे ज़्यादा टैक्स लगाओ और दूसरे पे कम लगा दो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर, यानी कि बायर के पास ज़्यादा ऑप्शन हैं, सप्लायर के पास कोई नहीं है, तो फिर बायर पे कम ऑप्शन टैक्स लगा दो और सेलर पे ज़्यादा लगा दो। तो यही सिचुएशन इन पिक्चर्स में भी क्लियर होती है। अच्छा, इसके बाद आता है कास्ट कंडीशंस, लॉज ऑफ रिटर्न्स एंड टैक्स शिफ्टिंग, यानी कि जब आप चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी दो सिचुएशन हो सकती हैं कि यानी कि वो लॉ ऑफ रिटर्न, यानी कि मैक्सिमम रिटर्न पे वो ऑपरेट हो रहे हैं, यानी कि 1000 वो यूनिट बना रहे हैं तो उस जगह पे उनके ज़्यादा प्रॉफिट है। अब 1000 से जो ही उनकी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, कोई भी यूनिट्स हो सकते हैं, वो पानी की बॉटल्स हो सकती हैं, वो फैंस हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, 1000 यूनिट बना रहे हैं वो मैक्सिमम रिटर्न पे। अब 1000 से वो जो ही बढ़ेंगे, उनकी प्रोडक्शन की कास्ट पहले फ़र्क किया पर यूनिट जो है वो 10 रुपये आ रही थी, अब वो 11 हो जाएगी, 12 हो जाएगी, जो जो बढ़ते जाएंगे वो सिचुएशन हो जाएगी। और सम टाइम दूसरी सिचुएशन होती है कि आपकी जो कास्ट है वो कांस्टेंट रहती है, ये जितना भी प्रोड्यूस करते जाएं आपको 10 रुपये पर यूनिट ही वो पड़ेंगे। तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आप जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं वो पहले 10 थी जिस लेवल पे आप ऑपरेट कर रहे थे, अब उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी यूनिट ऑफ जो प्रोडक्शन कास्ट की है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी, यानी कि 10 की बजाय वो 9, 8, 7 उस तरीके से जाती जाएगी। तो ये 3 सिचुएशन हमारे पास हो सकते हैं। डिफरेंट कास्ट कंडीशंस विल डिवाइड टैक्स इंसिडेंट बिटवीन सेलर्स एंड बायर्स डिफरेंटली। सबसे पहला ऑप्शन इंक्रीजिंग कास्ट, यानी कि जब आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो कास्ट बढ़ेगी। दिस इज द केस वेयर पर यूनिट कास्ट राइजेज एज मोर आउटपुट इज प्रोड्यूस, जब आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है तो आपकी कास्ट भी बढ़ती है। दैट इज सप्लाई कैन बी इंक्रीज्ड ओनली एट हायर पर यूनिट कास्ट, यानी कि आप जो सप्लाई है वो बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए खर्चा ज़्यादा आएगा। हेयर इंसिडेंस इज पार्टली ऑन द सेलर एंड पार्टली ऑन द बायर, तो दोनों की तरफ वो शिफ्ट किया जाता है टैक्स का बर्डन। इफ़ डिमांड इज़, अब यहाँ पे डिमांड पे फिर बात आ जाती है, इफ़ डिमांड इज़ लेस इलास्टिक, यानी जो खरीदार हैं उनके पास कम ऑप्शन है, तो फिर इंसिडेंस विल बी मोर ऑन द बायर, तो बायर के जो जिसके पास ऑप्शन कम होगा हम उसकी तरफ शिफ्ट कर देंगे, जो कि हमने पिछली 2 स्लाइडों से पहले जो हमने वो रूल पढ़ा है। सिमिलरली व्हेन डिमांड इज़ मोर इलास्टिक, डिमांड अब इलास्टिक हो गई, यानी खरीदारों के पास बहुत ऑप्शन है, फिर लार्जर इंसिडेंस एज ऑन सेलर, तो फिर जो बेचने वाला है उसके पास चूँकि ऑप्शन कम है उसकी तरफ शिफ्ट कर दो। ऑप्शन नंबर बी जो है कांस्टेंट कास्ट है, कांस्टेंट रिटर्न है। अंडर कांस्टेंट कास्ट रिटर्न condition, since per unit cost remains the same even if the supply is reduced, the seller will shift the entire incidence to the buyer, तो इस सिचुएशन में बायर की तरफ वो शिफ्ट कर देगा सेलर जो है टैक्स का बर्डन। डिक्रीजिंग कास्ट, यानी कि जब कास्ट कम होगी, अंडर डिक्रीजिंग कास्ट कंडीशन पर यूनिट कास्ट फॉल्स, यानी कि पर यूनिट कास्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, फॉल हो जाती है। मोर आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि ज़्यादा प्रोडक्शन पे जो कास्ट कम हो जाएगी, द प्राइस विल इंक्रीज मोर देन द अमाउंट ऑफ द टैक्स, यानी कि जितना टैक्स की वजह से बढ़नी चाहिए थी प्राइस, इससे ज़्यादा वो बढ़ जाती है, लिहाजा टैक्स फिर शिफ्ट कर दिया जाता है बायर की तरफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।